भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं हम। आज का टॉपिक है बहुउद्देशीय परियोजनाएं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। सबसे पहले मल्टीपर्पज का मतलब क्या होता है, बहुउद्देशीय का मतलब क्या होता है, जिसमें बहुत सारे उद्देश्य पूरे हो रहे हो उसको बहुउद्देशीय बोलते हैं। कौन कौन से उद्देश्य? बहुउद्देशीय परियोजनाओं से सिंचाई की सुविधा के अलावा सिंचाई पहला हो गया, दूसरा बाढ़ नियंत्रण दो हो गया, तीन पेयजल आपूर्ति तीन हो गया, जल विद्युत उत्पादन चार हो गया, नहरी परिवहन पांच हो गया, पर्यटन छह हो गया, है ना। और आदि अनेक कार्य, आदि लगा दिया और भी हो सकते हैं, ठीक है। आदि अनेक कार्य किए जा सकते हैं, इसलिए जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे आधुनिक भारत का मंदिर, टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया और एवं नए तीर्थ भी कहा था। ये क्वेश्चन बना हुआ है, किसने कहा था बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर? आंसर जेएल नेहरू, पंडित जेएल नेहरू, ठीक है। वर्तमान समय में यद्यपि इन परियोजनाओं की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, फिर भी सिंचाई, पेयजल आपूर्ति, जल विद्युत उत्पादन आदि के व्यापक संभावनाओं को देखते हुए इनके महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता। भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 दामोदर घाटी परियोजना, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है ना। यह स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल, इसको हाईलाइट करना आपने। कहाँ कहाँ? झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों में फैली दामोदर घाटी का यूएसए की टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर संयुक्त विकास के लिए 1948 में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई थी। पहले क्वेश्चन बनते थे ऐसे, अब भी बन सकते हैं। दामोदर डीवीसी कब बना? 1948 में बना। किसकी नकल है टेनेसी नदी घाटी की? यूएसए ने कब बना दी? 1933 में। हम कब बना रहे हैं? 1948 में बना रहे हैं, ठीक है। उसने तो तीसा की मंदी से उबरने के लिए किया ऐसा। किससे? तीसा की महान मंदी। दामोदर नदी छोटा नागपुर की पहाड़ियों से निकलकर छोटा नागपुर का पठार को हाईलाइट करना है आपने। कहां से निकलती दामोदर नदी? छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर पठार की रानी नेतरहाट, ये क्वेश्चन बना हुआ। नेतरहाट जैसे पहाड़ों की रानी मसूरी, वैसे छोटा नागपुर पठार की रानी नेतरहाट, ठीक है। निकलकर पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से मिल जाती। किसकी ट्रिब्यूटरी है दामोदर? आंसर हुगली की ट्रिब्यूटरी है। किसकी? रुक रुक के पढ़ना है, बार बार क्वेश्चन पूछना है। किसकी ट्रिब्यूटरी है दामोदर? आंसर हुगली नदी की है, ठीक है। इसमें ये आईएएस का क्वेश्चन है। तिलैया, कोनार, मैथान, पंचेत हिल, बाल पहाड़ी, ये इनको हाईलाइट करना आपने। तिलैया, कोनार, मैथान, पंचेत हिल, बोकारो, बाल पहाड़ी, आगे बर्मो तथा दुर्गापुर नामक 8 बांध बनाए गए। 8 बांधों के नाम हाईलाइट करने हैं आपने। और बोकारो, दुर्गापुर, चंद्रपुर तथा पतरातू में ताप विद्युत ग्रहों का निर्माण किया गया है। थर्मल पावर स्टेशंस, एक होते हैं हाइड्रो पावर स्टेशंस, एक होते हैं थर्मल पावर स्टेशंस। थर्मल पावर स्टेशंस में क्या? कोयला जलाकर, गैस जलाकर, मतलब गैस, कोयला, जितने भी ज्वलनशील पदार्थ होते हैं उनको जलाकर स्टीम बनाई जाती है, टरबाइन घुमाया जाता है और बिजली पैदा की जाती है, ठीक है। ताप विद्युत ग्रहों कहाँ कहाँ पर? बोकारो, दुर्गापुर, चंद्रपुर और पतरातू। अगल बगल कोयला है ना, कोयला भी बहुत है। ज्ञातव्य है कि यह एक ऐसी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है जिसमें जल विद्युत से अधिक ताप विद्युत का उत्पादन होता है। ये कमाल की बात है। बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, लेकिन क्या हो रहा है? जल विद्युत से अधिक ताप विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। किसका? थर्मल पावर का क्या किया जा रहा है? उत्पादन किया जा रहा है। दूसरा भाखड़ा नांगल परियोजना, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इसको हाईलाइट करना आपने। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान राज्यों की सतलज नदी को हाईलाइट करना, पर बनाई गई देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। सबसे बड़ी को हाईलाइट करना है। भाखड़ा बांध संसार का सबसे ऊंचा ऐसे में नहीं बोलेंगे, लेकिन गुरुत्वीय लिखना जरूरी है। क्या लिखना जरूरी है? गुरुत्व, ग्रेविटेशन को बोलते हैं, ठीक है। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, नदी तल से 226 मीटर। अब अगर ऊंचे में हम आए तो टिहरी डैम कितना है? 260.5 मीटर ऊंचा है। पर गुरुत्वीय बांध सबसे ऊंचा कौन सा है? आंसर भाखड़ा नांगल बांध। तथा दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। सबसे ऊंचे में अगर बोलेंगे तो दूसरा, जिसका निर्माण 1963 में किया गया था। 1963 को हाईलाइट करना है। 62 में चीन का युद्ध हुआ, 63 में हमने भाखड़ा नांगल बांध बना दिया। बांध के पीछे बनी झील को नाम गोविंद सागर, हिमाचल प्रदेश में है।
एक दिन इसी पे चल रही थी चर्चा। एक वो रिहंद बांध, रिहंद नदी पर बना हुआ है रिहंद परियोजना, उसके पीछे गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध है, मतलब रिजर्वायर है, और यह है गोविंद सागर, हिमाचल प्रदेश। ठीक है। नांगल नामक स्थान पर एक दूसरा बांध बनाया गया है। मैंने साथ में एक चीज बताई थी आपको कि D2O भारी जल संयंत्र भी है यहाँ पर। कहाँ पर? नांगल में है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को इस परियोजना का लाभ मिलता है। क्या मिलता है? फिर है कोसी परियोजना। कोसी आपको पता ही है, बिहार का शोक बोलते हैं, है ना। 7 नदियों से मिलकर बनती है। सबसे बड़ी नदी अरुण है। IAS का क्वेश्चन है, सबसे बड़ी धारा कौन सी है? अरुण। 7 धाराओं से मिलकर बनती है कोसी। कोसी नदी तिब्बत पठार से निकलकर नेपाल होते हुए बिहार में भागलपुर, ये भागलपुर वही जगह है जहां विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, पर्टिकुलर जगह अंत्यचक। निर्माणकर्ता महाराजा धर्मपाल, पाल शासक धर्मपाल, और विनाशक कौन? तोड़ा किसने? बख्तियारुद्दीन खिलजी, मोहम्मद गौरी का जनरल। ठीक है। तो भागलपुर के निकट गंगा के बाएं तट से आकर मिलती है। मार्ग परिवर्तन तथा विनाशकारी बाढ़ों के कारण कोसी को उत्तरी बिहार का शोक कहा जाता है। मुख्य नहर कोसी पर बने हनुमान नगर बैरेज नेपाल से निकाली गई है। यह नेपाल एवं बिहार की संयुक्त परियोजना है। नेपाल और बिहार की संयुक्त परियोजना को हाईलाइट करना है। इसका मूल उद्देश्य जल विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई प्रदान करना है। आगे भविष्य में इस योजना के शक्ति ग्रहों को दामोदर घाटी परियोजना के शक्ति ग्रहों से मिलाकर नेटवर्क बनाने की भी क्या है? योजना है। ठीक है। उसका रिहंद बांध परियोजना, या उत्तर प्रदेश में सोन की प्रसिद्ध तंग घाटी में उसकी सहायक नदी रिहंद पर सोनभद्र जिले में पीपरी नामक स्थान पर बनाया गया है। सोनभद्र जिला को हाईलाइट करना है, रिहंद नदी को हाईलाइट करना है। रिहंद किसकी ट्रिब्यूटरी है ये हाईलाइट करना है ना। किसकी ट्रिब्यूटरी है? रिहंद सोन की ट्रिब्यूटरी है। और सोन एकमात्र ऐसी बड़ी नदी है जो नीचे से जाकर ऊपर मिल रही है गंगा में, मतलब दाहिने तट से मिलती है। जो छोटे बड़े नाले मिलते होंगे, छोटी नदियां मिलती होंगी, पर बड़ी नदियों में सोन है ऐसी जो क्या मिलती है? गंगा के दाहिनी तरफ से मिलती है। गंगा में अधिकतर नदियां बाईं तरफ से मिलती हैं। एक यमुना है, वो पैरेलल चल रही है, प्रयागराज में आके मिलती है यमुना, है ना। और कहां से निकलती है? सोन अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। और अमरकंटक की पहाड़ियां किस पर है? मैकॉल पर है ना। ठीक है। इस बांध के पीछे गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक एक कृत्रिम झील बनाई गई है, जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। गोविंद बल्लभ पंत उत्तराखंड के थे। जन्मस्थली अजी, जन्मस्थली वो गोविंद बल्लभ पंत की, हाँ नहीं, अल्मोड़ा में जगह बताओ ना। खूंट गांव है? खूंट अल्मोड़ा कंफर्म। भारत रत्न कब मिला? 1957। पहला भारत रत्न कब मिला? पहला भारत रत्न कब शुरू हुआ था? 1954। 3 लोगों को मिला था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और CV रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, मिला था। भारत रत्न की सारी लिस्ट पढ़नी है, उसमें यह देखना है पहले इन 3 लोगों के नाम तो याद करने ही है, साथ में पहला भारत रत्न मरणोपरांत किसको मिला, पहला विदेशी कौन जिसको भारत रत्न मिला, है ना, दूसरा विदेशी कौन जिसको भारत रत्न मिला, है ना, पद्म अलंकरण जितने भी हैं, कब उसको बंद किया गया, मोरारजी देसाई की सरकार में उसको बंद किया गया, फिर कब शुरू किया गया, नेहरू परिवार से कितने लोग हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है ना, और अभी हाल ही में किसे भारत रत्न मिला है। इतने क्वेश्चन तैयार करने पड़ते हैं, ठीक है। पहले वैज्ञानिक कौन, तो चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो ऐसे क्षेत्र भी पढ़ने होते हैं, किन किन क्षेत्रों में मिला है। तो गोविंद बल्लभ पंत खूंटी है, अल्मोड़ा, ठीक। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। आगे अगला है चंबल परियोजना। चंबल किसकी सहायक नदी है, किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की है। यमुना की सहायक चंबल नदी के जल का उपयोग करने के लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान में यह परियोजना संयुक्त रूप से बनाई गई। मध्य प्रदेश राजस्थान को हाईलाइट करना है आपने, साथ में गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, ये 3 रिजर्वायर याद करने हैं, ठीक है।
इस परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में चौरासीगढ़ नामक स्थान पर गांधी सागर बांध, राजस्थान में रावत भाटा तथा कोटा में राणा प्रताप सागर बांध। रावत भाटा जो जगह है वो परमाणु विद्युत गृह भी है, वहां पर एटॉमिक पावर स्टेशन है रावत भाटा में। क्या है? महाराणा प्रताप जी के नाम से है रावत भाटा। और कोटा में राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध बनाए गए हैं। इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य चंबल नदी की द्रोणी में मृदा का संरक्षण करना है। मृदा का संरक्षण को हाईलाइट कर दीजिए, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। चंबल आपको पता ही है, अपने बीहड़ों को ले जानी जाती है। पान सिंह तोमर है ना, बड़े बड़े जो हुए हैं, और क्या नाम है, फूलन देवी, बैंडिट क्वीन, कहाँ रही हैं वो? इन्हीं उसमें छुपे हैं। क्या बोलते हैं उसको? चंबल के बीहड़ों को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? बीहड़ मतलब रिवाइंस। स्पेलिंग देखना जरा, प्रोनाउंसिएशन देखना। हाँ जी, ठीक है। हीराकुंड परियोजना सबसे लंबा बांध है ये, लगभग 5 किलोमीटर का है, 4801 लंबा। लंबाई में अगर बोल रहे हैं तो एक बार जाओगे तो 5 किलोमीटर, लगभग 5 किलोमीटर से थोड़ा कम, यानी 4801 मीटर चलना पड़ेगा। तो ओडिशा राज्य में महानदी पर एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। हीराकुंड बांध के निर्माण से पूर्व महानदी अपनी भयंकर बाढ़ों के कारण ओडिशा का शोक, सौरव ऑफ ओडिशा कहलाती थी। हीराकुंड बांध 4801 को हाईलाइट करना है आपने। मीटर लंबा तथा 61 मीटर ऊंचा है, जो विश्व का सबसे लंबा बांध है। महानदी पर हीराकुंड तिकरापाड़ा, इसको हाईलाइट कीजिए। हीराकुंड, तिकरपाड़ा तथा बैराज बांध बनाए गए हैं। आगे, हीराकुंड इस परियोजना का मुख्य बांध है। हीराकुंड बांध बाढ़ों की पुनरावृत्ति के कारण होने वाली गाद की समस्या से ग्रस्त है। ये कभी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, कौन सा डैम सिल्ट हो जाता है जमा? कहां पर? डैम के पीछे जो रिजर्वायर होता है वहां पे सिल्टिंग हो जाती है, मतलब सिल्ट जमा हो जाता है, बड़ी समस्या हो जाती है। तो इसमें भी क्या है कि गाद की समस्या से ग्रस्त है, जिससे इसकी जल भंडारण क्षमता घट गई है। पानी कम, सिल्ट ज्यादा। ऐसा टिहरी डैम में भी हो रहा होगा, अभी नहीं हुआ होगा तो होगा, है ना। तो सिल्ट को समय समय पर क्या करना पड़ता है? साफ करना पड़ता है। चलो जी आगे, जिससे इसकी जल भंडारण क्षमता घट गई है। ब्रजराज नगर में स्थापित कागज के कारखाने से निकले बहिर्वाह से महानदी की सहायक ईब नदी का जल प्रदूषित होता है, जिससे बांध को भी खतरा है। अब ये ऐसे क्वेश्चन अरे रुक जाओ भाई, पर्यावरण में पूछे जाते हैं कि ईब नदी के जल प्रदूषण के कारण किस बांध को खतरा है? आंसर, हीराकुंड बांध को। ईब नदी क्यों जल प्रदूषित हुई है? क्योंकि ब्रजराज नगर में कागज का कारखाना है, उससे निकलने वाले जितने भी क्या हैं पदार्थ हैं वो क्या कर रहे हैं? ईब नदी को प्रदूषित कर रहे हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ो, इसको दिखाओ, चित्र दिखाओ जरा, चित्र 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 क्या क्या दिखा रहा है ये? हीराकुंड परियोजना दिखा रहा पूरा, है ना। नदी कहाँ से आ रही है, क्या क्या कर रही है, कहाँ कहाँ पर क्या है, कटक किस नदी के किनारे है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। गंडक परियोजना, सदा नीरा, शालिग्रामी। यह परियोजना उत्तर प्रदेश तथा बिहार का संयुक्त प्रयास है। 1959 में एक समझौते के अनुसार नेपाल भी इसमें सम्मिलित हो गया था। 1959 गंडक परियोजना। इस परियोजना का प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। गंडक नदी पर वाल्मीकि नगर में एक बैरेज बनाया गया है। 4 नहरें, 2 भारत 2 नेपाल में। 15 मेगावाट का एक शक्तिशाली ग्रह जो नेपाल के तराई क्षेत्र की शक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करता है। अगला, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना विश्व की विशालतम सिंचाई परियोजना है। विश्व की विशालतम सिंचाई परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसका उद्घाटन 30 मार्च 1958 को तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने किया था। यह राजस्थान के शुष्क तथा अर्धशुष्क क्षेत्रों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करती तथा इसने इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था में विकास को नया स्वरूप प्रदान किया है। सतलज और व्यास को हाईलाइट करना है। क्वेश्चन बना हुआ कौन सी नदियां इसको जल पोषित करती हैं? सतलज और व्यास। ऊपर करो भाई,
सतलज और व्यास के संगम पर कौन सा बैरेज, हरिके बैरेज को हाईलाइट करना है आपने, निर्मित है, जहां से राजस्थान फीडर नहर निकाली गई है तथा इस फीडर नहर से राजस्थान की मुख्य नहर अर्थात इंदिरा गांधी नहर की जल आपूर्ति होती है। राजस्थान फीडर 215 किलोमीटर लंबी पूर्णतः चिनाई से निर्मित नहर है जो इंदिरा गांधी नहर को जल प्रदान करती है। 649 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर जिलों की लगभग 14.5 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है। इसको हाईलाइट कर दीजिए। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर ये पाकिस्तान से लगे हुए जिले हैं। पाकिस्तान से लगे हुए राजस्थान के 4 जिले कौन से हैं? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। चारों जगह क्या कर रही है? जल प्रदान कर रही है। ध्यातव्य है कि इंदिरा गांधी नहर में घग्गर, गंगानगर नदी के जल का उपयोग किया जाता है। इस नहर ने घग्गर फीडर नहर जो है उसमें आपका ब्यास और सतलुज, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, व्यास और सतलुज, बाद में घग्गर नदी का भी जल का उपयोग किया जाता है। IAS 2000 में पूछा जा चुका है। इस नहर ने थार मरुस्थल को हरियाली में बदल दिया है। इसमें कपास जैसी वाणिज्यिक उपजों तथा चारा उगाने में बहुत सफलता मिली है। इससे प्रदेश में कृषि तथा पशु आधारित उद्योगों के विकास में सहायता मिलेगी। अतिरिक्त खाद्यान्न, पेयजल की उपलब्धता, मरुस्थल के प्रसार पर नियंत्रण आदि इस परियोजना के अतिरिक्त लाभ है। मरुस्थल के प्रसार पर नियंत्रण को खास हाईलाइट करना है। मरुस्थल के प्रसार पर नियंत्रण, ऊपर घग्गर को हाईलाइट करना है। ठीक है। टिहरी बांध परियोजना, टिहरी बांध का निर्माण पता ही है आपको, इसके बारे में ज़्यादा तो क्या बताऊं मैं, आप ज़्यादा पढ़ चुके हो इसे, पर फिर भी इसकी डैम की हाइट याद कर लेना कितनी है, 260.5 मीटर, 2400 मेगावाट क्षमता। भागीरथी भिलंगना, जिसको कि संगम जो होता था उसको गणेश प्रयाग बोलते थे, है ना, तो वहाँ पर ये टिहरी डैम बना हुआ है। इसमें टिहरी डैम बनाने के पहली बार किसने बोला था कि यहाँ पर एक डैम बनना चाहिए? कुछ याद है? TSDC का गठन कब हुआ राणा जी? 12 जुलाई 1988। डेट याद करनी है TSDC की। ठीक है। फिर आपने बताना है कि टिहरी को वो T1 T2 बोलते हैं ना, टिहरी को मतलब डूबा कब, जब उसको खाली कर दिया गया तो पूर्ण रूप से कब डूबा, वो डेट याद करने पड़ सकती है। समूह ग में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ो भाई। आप लोग पूछते हो ग्रुप सी में इतना कठिन क्यों पूछ रहे हैं, कि बारीकियां आप ही ने करनी है, फाइल वर्क तो आप ही लोगों को करना है ना। अगर ग्रुप सी आप सोच रहे हो तो जीवन फाइलों के बीच में ही कटना है। कटता तो अधिकारियों का भी है, बट ज़्यादा बारीकी जो पहला काम करता है वो कौन करता है? क्लरिकल जो स्टाफ होगा वो करेगा, फिर बाबूजी जो होते हैं उनके पास जाता है, फिर छनते ऊपर अधिकारी के पास जाता है, फिर अधिकारी अपनी एक निगाह लगाता है किस पर? फाइल पर, और फिर उस पर अगर कोई गलती है तो वापस भेजता है, और अगर गलती नहीं है तो तब साइन करता है ना। और अगर गलती हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? अधिकारी। ग्रुप सी नहीं होता है, कौन होता है? इसलिए अधिकारी को बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ता है उसको, है ना। एक भी चीज अगर गलत हो गई तो समस्या उत्पन्न हो सकती है। बांध की ऊंचाई 260.5 मीटर कर दीजिए भाई, 0.5 मीटर ज्यादा लिख दिया इन्होंने। लंबाई 575 मीटर ही है। कितना है? ये तो आधा किलोमीटर बता रहे हैं। आधा किलोमीटर है डैम? हाँ, चलते हुए लगता नहीं है इतना, लगा था आधा किलोमीटर, जल्दी पार हो गया था। चलो, बांध के पीछे निर्मित स्वामी रामतीर्थ सागर, जो स्थानीय लोग हैं सुमन सागर बोलते हैं, श्रीदेव सुमन। 84 दिन की भूख हड़ताल, राजशाही के विरुद्ध क्या करने वाले? विद्रोह करने वाले, है ना। कौन? श्रीदेव सुमन, नागेंद्र सकलानी और मोलू भरदारी, ये कुछ ऐसे नाम हैं। ये उस समय के नौजवान लड़के हैं जिन्होंने क्या किया? राजशाही के विरुद्ध आंदोलन किया, विद्रोह किया, है ना। जिन्होंने कहा कि राजशाही नहीं चलेगी भाई। और जब हम पढ़ते हैं तो या तो रूस के जार के विरुद्ध विद्रोह पढ़ते हैं, या फिर टिहरी में पढ़ते हैं हम लोग श्रीदेव सुमन का। कैसे लोग रहे होंगे, 84 दिन तक भूखे रहे, और फिर भी क्या है? मरे नहीं, जबरदस्ती मारे गए, हत्या की गई उनकी एक तरह से, है ना। कब हुआ था जन्म श्रीदेव सुमन जी का?
हाँ जी, 25 को ही पैदा हुए थे, 25 को ही मरे, लेकिन महीने अलग हैं। 25 मई 25 जुलाई, 25 मई 25 जुलाई, है ना। 25 मई को जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? जौल गांव, कहाँ? टिहरी में, ठीक है। और 25 जुलाई को गंगा अगर हमारी माँ होकर भी हमें दो भागों में बांटती है, टीरी पौड़ी करती है, तो मैं इस गंगा को क्या कर दूंगा? रोक दूंगा। किसने कहा था? श्रीदेव सुमन ने कहा था, है ना। तुम मुझे तोड़ सकते हो पर मोड़ नहीं सकते, श्रीदेव सुमन। ऐसे तो क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे ही बने हैं। आएंगे उत्तराखंड पे भी आएंगे, तब पता चलेगा कितना पढ़ा है आप लोगों ने, देखते हैं। तो राम तीर्थ सागर, बड़ी मांग हो रही थी कि सुमन सागर रखिए इसका नाम। स्वामी राम तीर्थ ने यहाँ पे तपस्या की थी, इसलिए सरोवर का नाम स्वामी राम तीर्थ रखा गया। लोगों ने बहुत बोला भाई कि क्या करो, इसका जो ऑफिशियल नेम है वो सुमन सागर करो। अब उसमें चेक कर लेना कि क्या सुमन सागर हुआ है कि नहीं हुआ है। हुआ है? हा? नहीं, स्थानीय लोग बोलते हैं या ऑफिशियल नेम हो गया है? अब ये तो आप ही बताएंगे ना, आपको पता होगा। राणा जी आज पता करके आइएगा, ठीक है। इस परियोजना के द्वारा प्रथम और द्वितीय चरण मिलाकर 2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन संभव होगा। और मैंने कहा ये 2400 मेगावाट की है। एक पंचेश्वर बांध परियोजना पढ़ रहे हैं हम, काली नदी पर और शारदा, काली ऑब्लिक शारदा नदी पर। हमारे यहाँ काली बोलते हैं उसको, है ना, बाद में आगे चलकर उसको शारदा बोलते हैं, है ना। भारत और नेपाल की बॉर्डर पर है वो, इससे डबल बोल सकते हैं आप, विद्युत देगी। भारत नेपाल की संयुक्त परियोजना कौन सी? पंचेश्वर बांध परियोजना। काम शुरू हो चुका है शायद उस पर, ठीक है। यह भूकंप क्षेत्र के जोन 5 में आता है। अब जोन 5 जो होता है बड़ा खतरनाक होता है, जो कि भूकंप संभावितता की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील है एवं यहां रिएक्टर स्केल पर 8 से भी अधिक तीव्रता के भूकंप आ सकते हैं। 8 से भी अधिक जब भूकंप आता है, माना रिएक्टर स्केल पर 9 का अगर भूकंप आ गया, तो 1803 में आया था, बद्रीनाथ केंद्र था। 75% जनसंख्या उत्तराखंड की मर गई थी, 25% लोग बचे थे। 25% लोगों पर नेपालियों का आक्रमण हुआ। अमर सिंह थापा, ठीक है, सेनापति था, आक्रमण हुआ। राजा बमशाह था, है ना। फिर क्या हुआ था? 10.5 वर्ष तक शासन किया था गोरखाओं ने। तो अत्याचारी पूर्ण शासन को गोरखाली कहा जाता है आज भी। क्या कहा जाता है? न्याय अजीब सा था। न्याय व्यवस्था ऐसी थी कि अगर किसी ने अपराध किया है तो जो जा रखा है व्यक्ति, जैसे 2 लोग पकड़े गए, एक जिसके विरुद्ध अपराध, विक्टिम जो है, और एक अपराधी है, दोनों के बच्चों को पानी में डाल दिया। जो डूब गया वो अपराधी, है ना। छोटे बच्चों को ओखली में उनको रखकर मूसल से मारते थे, कारण कि उनका मानना यह था कि नई जनरेशन को खत्म करो, पुरानी जनरेशन से काम कराओ। क्या करो? उसी को गोरख्याली कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब अंग्रेजों का शासन यहाँ पर आया तो गोरखाओं के शासन के तुलना में यहाँ के लोगों को अंग्रेजों का शासन ज्यादा अच्छा लगा। कम से कम ओखली में तो नहीं मार रहे थे बच्चों को, है ना। ये था। तो चलो, तो कुमाऊं पर 25 वर्ष तक शासन किया। हवाला बाग के युद्ध में, हवाला बाग का युद्ध हुआ था। कुमाऊं का अंतिम चंद राजा कौन था? महेंद्र चंद। हवाला बाग के युद्ध में हार गया था, है ना। और फिर जो हमारा जब हम पर आक्रमण किया किसने? गोरखाओं ने। तो वो कब किया? हाजी 1804 में किया, ठीक है। खुड़बुड़ा एक जगह पड़ती है देहरादून में, खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ। खुड़बुड़ा के युद्ध में हमारे जो राजा थे टिहरी के, क्या नाम था? प्रद्युम्न शाह, शहीद हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद सुदर्शन शाह, एक को तो नेपाल ले जा लिया गया, एक भाई जो था सुदर्शन शाह वो गए, पता नहीं क्या क्या बेचा उन्होंने, तब जाके अंग्रेजों से सहायता मांगी, अंग्रेजों ने सहायता दे दी। 1814 में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ, सिंगौली की संधि हुई। फिर बाद में राजा से मांग लिया अंग्रेजों ने, कहा भैया हमने आपके लिए ये किया तो क्या करो, हमें दो, पैसा लगा है, ऐसे थोड़े होगा, फ्री में कुछ नहीं मिलता। तो राजा को क्या करना पड़ा? गंगा पार वाला क्षेत्र देना पड़ा। श्रीनगर राजधानी थी, चेंज करनी पड़ी, राजधानी त्रिहरी बनी, फिर जिसको टिहरी बोलते हैं। त्रिहरी, ब्रह्मा विष्णु महेश, त्रिहरी से बना है टिहरी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ?
क्या हुआ भाई फिर? अरे आप लोग भी सुनाया करो, इतना उत्तराखंड पढ़ लिया आप लोगों ने, विद्वान लोग हो। ऐसा ही हुआ था। टिहरी के राजा बुलंदा बदरीश कहा जाता उन्हें। चलो, भूकंप क्या क्या लिखा आपने? 8 से भी अधिक तीव्रता के भूकंप आ सकते हैं। महालियार फॉल्ट, ये समस्या थी, आम आदमी की समझ में नहीं आई, लेकिन जो पर्यावरणविद थे उनकी समझ में आई, जो जियोलॉजिस्ट थे, ज्योग्राफर थे, उनकी समझ में आया कि महालियार फॉल्ट पर स्थित होने के कारण यह आशंका और भी बढ़ जाती है। लेकिन आश्वासन दे रखा है भाई, बोल रखा है कॉफर डैम है, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखते हैं कब तक नहीं होगी, भगवान करे ना हो दिक्कत, है ना। तो महालियार फॉल्ट पर स्थित होने के कारण यह आशंका और भी बढ़ जाती है। यद्यपि भूकंप वैज्ञानिकों व बांध निर्माताओं का कहना है कि यह बांध इस तीव्रता से भी सुरक्षित है, परंतु 8 या अधिक तीव्रता के क्षेत्र होने के कारण बांध के नष्ट होने व उससे व्यापक विनाश की आशंका यहां बनी रहेगी। यह भी सत्य है। इसलिए ज्यादा दंभ और ज्यादा अहंकार करने की जरूरत नहीं कि मेरे इतनी जमीन है, मेरा इतना मकान है इस क्षेत्र में, क्योंकि नदियों के किनारे की सभ्यताएं बहुत लंबी नहीं चलती हैं। क्या नहीं चलती हैं? नदियों के किनारे की जो सभ्यताएं होती हैं बहुत लंबी नहीं चलती हैं। हमारे पूर्वज बेवकूफ नहीं थे। हम लोग बोलते थे ना, कोसते थे बचपन में कि इतना ऊपर क्यों गए, हमारे जो परदादा के परदादा रहे होंगे, इतने ऊपर क्यों रहे, नदी के किनारे क्यों नहीं बना दिया? तो इसलिए नहीं बनाया उन्होंने। उनकी समझ में था कि नदी के किनारे की सभ्यताएं ज्यादा नहीं चलती हैं, इसलिए उन्होंने ऊपर जल स्रोत ढूंढे और वहां अपने गांव बसाए। ठीक है, तो जो गंगाड़ क्षेत्र के लोग हैं वो परिचित हैं इस चीज से। पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार जहां पर मिलती है, कहां पर मिलती है? सतपुली की बाढ़। सतपुली वाले जानते हैं कि बाढ़ क्या होती है, नए बच्चे नहीं जानते। पुराने बुजुर्गों से पूछना कभी कि बाढ़ क्या होती है ना, वो बताएंगे बाढ़ क्या होती है और क्या होता है उसमें। चलो जी, बांध की ऊंचाई को कम करने के संबंध में भी विवाद रहा है। बहुत ज्यादा पानी भी भर देंगे तो भी दिक्कत है भाई, नीचे प्रॉब्लम क्या? इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। नर्मदा घाटी परियोजना, नर्मदा वैली प्रोजेक्ट। नर्मदा भारत की 5वीं विशालतम नदी है। यह देश की सबसे लंबी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। यह भी अमरकंटक से निकलती है, नर्मदा नदी, है ना। और इसके जल संसाधन सतलज, व्यास और रावी नदियों के संयुक्त विभव से कई अधिक हैं। यह 1312 किलोमीटर लंबी है तथा इसका कमांड क्षेत्र जो है वो 98,796 वर्ग किलोमीटर है, जिसका 88% मध्य प्रदेश में। अब यह याद करना पड़ेगा, ज्यादा मध्य प्रदेश में है, 9% गुजरात में है, 1.7% महाराष्ट्र में है, छत्तीसगढ़ में 0.73% है। सरदार सरोवर परियोजना लेकिन गुजरात में बनाई गई है शायद, है ना। साधु बट आइलैंड के पास सरदार पटेल की भी जहां प्रतिमा है। सरदार सरोवर परियोजना याद करनी है आपने, मेधा पाटकर का नाम याद करना है। चलो, तो 88% भाग मध्य प्रदेश में पड़ता है, 9% गुजरात में पड़ता है। इसके बेसिन में सिंचाई, विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण का विचार 1945-46 में प्रस्तुत किया गया था। 1947 में इस पर 29 वृहत, 450 मध्यम और 3000 छोटे बांध तथा अवरोधक बैरेज बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। इस नदी पर गुजरात में सरदार सरोवर बांध तथा मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर बांध, 2 प्रमुख बांधों का निर्माण प्रस्तावित किया गया, बन चुके हैं। ये दोनों बांधों की कमान क्षेत्र 19 लाख हेक्टेयर है। इस परियोजना से लगभग 3000 मेगावाट शक्ति का उत्पादन होगा। अन्य लाभों में कृषि विकास, पशुपालन, औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, पेयजल, वृक्षारोपण, नगरीकरण तथा विद्युतीकरण सम्मिलित है। इतने सारे लाभ मिल रहे हैं। एक अगर परियोजना अच्छी बन गई तो उससे क्या होता है, पूरा क्षेत्र क्या हो जाता है। हाँ, अब देखिए हमारे यहाँ भी चल रहा है कर्णप्रयाग रेलवे जो है, उससे क्या लाभ मिलते हैं देखते हैं, है ना। लाभ मिलेगा, जरूर मिलेगा। चलो जी, वरना तो मेले में ही देखते थे लोग, गौचर के मेले में एक वो टॉय ट्रेन नहीं आती, अब असली ट्रेन देखेंगे। कौन सी?
जो कर्णप्रयाग प्रोजेक्ट की है। सरदार सरोवर परियोजना, यह परियोजना मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। यूपीपीसीएस 1999 में पूछ चुका, जब आप पैदा नहीं हुए थे। 2004 में पूछ चुका, जब आप 1 साल के रहे होंगे, है ना। ये मत सोचना कि पुराने लोग ऐसे ही बन गए, उन्होंने भी पढ़ा तब निकले। इस परियोजना के अंतर्गत गुजरात के भड़ौच जिले में भारूकच्छ बोलते हैं भड़ौच को, पुराना नाम क्या है भारूकच्छ, और बेरी गाजा, यूनानियों ने इस जगह का नाम क्या रखा, बेरी गाजा रखा भड़ौच का नाम, बंदरगाह था कभी, है ना, बेरी गाजा। नवगांव के निकट नर्मदा नदी पर 163 मीटर ऊंचे बांध का निर्माण प्रस्तावित है, जिसकी जल भंडारण क्षमता 77 लाख एकड़ फीट होगी। इससे 17.92 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी तथा 82 लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्नों का उत्पादन होगा। 82 लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्न मिलेंगे, मिल रहे हैं, मिलेंगे क्या, मिल रहे हैं। 1450 मेगावाट शक्ति, आगे उत्पादन होगा। 131 नगरीय केंद्रों तथा 8,720 गांवों को पेयजल उपलब्ध होगा। 4,650 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर वृक्षारोपण होगा। 4 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। पशुपालन एवं दुग्ध व्यवसाय को प्रोत्साहन मिलेगा, है ना। मध्य प्रदेश इस परियोजना से सर्वाधिक दुष्प्रभावित राज्य रहेगा, जबकि सर्वाधिक लाभ गुजरात को होगा। भाई संस्कृतियां डूब जाएंगी, जैसे टिहरी डैम बना तो एक संस्कृति क्या हो गई, डूब गई। नेगी जी ने गाने गाए, फिर एक छोटे बच्चे ने भी गाना गाया, कभी सुनना उसको, दर्द दिखता है उसमें, इसका संस्कृति का, है ना, संस्कृति के डूबने का। उनको विस्थापित किया गया। सबसे बड़ी भूल ये हुई कि विस्थापन क्या हुआ, हमने खुद पलायन जो किया हमने, वो क्या किया कि पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों में पलायन किया, क्योंकि जो नए लोग थे उनकी मांग थी, भैया हमें तो देहरादून ऋषिकेश के बीच में दो। लेकिन पुराने लोग आज भी दुखी हैं, ठीक है। जो पहाड़ का वासी होता है वो पहाड़ पर ही रहना पसंद करता है। खैर अब तो वो जनरेशन चली गई मेरे ख्याल से लगभग, लेकिन अगर करना ही था, शिफ्ट करना ही था, तो पहाड़ से पहाड़ पर करना था। क्या करना था, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर किया जा सकता, दूसरा क्षेत्र ढूंढा जा सकता था। लेकिन पलायन को खुद प्रोत्साहित किया किसने। चलो, इस परियोजना से 200 गांवों के डूबने, कमान क्षेत्र में 15 लाख से विस्थापित होने तथा 39.1 हजार हेक्टेयर भूमि के जलमग्न होने की आशंका है। चलो आगे, नर्मदा सागर परियोजना। या अगर आपने करना ही था तो कुछ भूभाग आप नीचे देते और कुछ भूभाग आप क्या करते, ताकि वहां से जुड़े रहते, ऊपर से एकदम कनेक्शन कट गया, टिहरी डूबा, सारे लोग नीचे। एक क्षेत्र, आधा क्षेत्र कहां देते आप, ऊपर देते कहीं, और आधा क्षेत्र आप कहां देते, यहां देते, है ना। आवासीय प्लॉट यहां दे देते, कुछ थोड़ा बहुत कृषि भूमि भी देते, बाकी कृषि भूमि वहां देते, तो संस्कृति क्या होती, बची रहती। नर्मदा सागर परियोजना, इसे इंदिरा सागर बांध के नाम से भी जानते हैं। इंदिरा सागर बांध, नर्मदा सागर परियोजना, नर्मदा नदी। इस परियोजना की आधारशिला 1984 अक्टूबर में रखी गई थी। इस परियोजना के अंतर्गत पुनासा, मध्य प्रदेश के निकट बांध का निर्माण कार्य जारी है। 1.40 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई तथा लगभग 1550 मेगावाट शक्ति का उत्पादन होगा, किंतु इसके जलाशय का निर्माण में 91,000 हेक्टेयर भूमि, 80 गांव पूर्णतः डूब चुके हैं, मेरे ख्याल से जलमग्न हो चुके हैं, शायद जलमग्न होगी। इससे हरसुद नगर 900 वर्ग मील उर्वर कपास उत्पादन क्षेत्र तथा 40,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र जलमग्न होंगे। इससे 1.5 लाख लोग विस्थापित होंगे, 1.5 लाख लोग विस्थापित होंगे। कितने हो चुके हैं, विस्थापन हो चुका है, जिसके पुनर्वास की समस्या उत्पन्न होगी, है ना। उपरोक्त दोनों परियोजनाएं सरकार द्वारा 1987 में स्वीकृत हुई। पर्यावरणविदों द्वारा तीव्र आलोचना तथा आंदोलन द्वारा दोनों ही परियोजनाओं का विरोध जारी है, और विरोध तब तक रहेगा जब तक कि क्या डबल नहीं मिल जाता। केन बेतवा लिंक परियोजना, एपीजे कलाम, है ना, विंग ऑफ फायर्स के लेखक, राष्ट्रपति, मिसाइल मैन। एक बच्चे ने उन्हें वो दिया, क्या आइडिया दिया कि जी कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा पड़ा हुआ, इन नदियों को जोड़ क्यों नहीं देते। वहीं से कंसेप्ट आया नदी जोड़ो परियोजना। क्या आया, नदी जोड़ो परियोजना। और नदी जोड़ो परियोजना में जो पहली नदी जोड़ो परियोजना है वो कहां पर, कौन सी है, केन बेतवा ही है,
केन बेतवा लिंक परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना, यानी जिसमें ज्यादा पानी है उसके जल को उस नदी में डालना जो जिस नदी में क्या है, जो सूखी है या कम जल है जिसमें, ठीक है। अमृत क्रांति के नाम से 25 अगस्त 2005 को प्रायद्वीपीय नदी विकास योजना के अंतर्गत शुरू की गई यह योजना देश के प्रमुख नदियों को जोड़ने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है। 23 अगस्त 2016 को राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड की स्थायी समिति की बैठक के दौरान अनिल माधव दवे स्वतंत्र प्रभार मंत्री की अध्यक्षता में केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के प्रथम चरण को मंजूरी प्रदान की गई। इसके तहत मध्य प्रदेश की 3.5 लाख हेक्टेयर और उत्तर प्रदेश की 14,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। ध्यातव्य है कि यह परियोजना भारत की पहली अंतरराज्यीय नदी जोड़ो परियोजना है। भारत की पहली अंतरराज्यीय नदी जोड़ो परियोजना, यहां से कई बार क्वेश्चन बन चुका है, दोबारा बनने की संभावना है, ठीक है। आगे बगलिहार परियोजना, ये जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर, पहले चिनाब याद करना है, 450 मेगावाट याद करना है। बांध के निर्माण को पाकिस्तान 1960 के इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता का उल्लंघन मानता है। यह समझौता विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुआ था और ये हो चुकी है, राष्ट्र को समर्पित हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं। किशन गंगा परियोजना, यह जम्मू कश्मीर में झेलम की ट्रिब्यूटरी है, झेलम की सहायक नदी। सहायक नदी किशन गंगा, पाकिस्तान द्वारा दी गई संज्ञा नीलम, पाकिस्तान उसको नीलम कहता है, हम लोग उसको किशन गंगा कहते हैं। नदी पर बन रहा है 330 मेगा, ये आईएएस का क्वेश्चन रहा भी, नीलम कई बार चर्चाओं में रहा है ये, और आईएएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नीलम नदी पर बन रहा 330 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। इस परियोजना की शुरुआत 2007 में की गई थी। भारत झेलम नदी की इस शाखा के जल को दूसरी शाखा में भेजना चाहता है। इसके लिए 21 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग बनाने की भारत की योजनाएं बन चुकी है। वो तो पाकिस्तान इसे 1960 ईस्वी के सिंधु जल समझौते का उल्लंघन मानता है। फिलहाल अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय ने 2013 में भारत के पक्ष में निर्णय दिया। आगे व्यास परियोजना, यह परियोजना पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। इसके अंतर्गत इंदिरा गांधी नहर में शीत ऋतु में नियमित जलापूर्ति बनाए रखने के लिए ब्यास नदी पर पोंग बांध बनाया गया। पोंग डैम किस पर है? आंसर ब्यास नदी पर है, ठीक है, पोंग बांध बनाया गया। आगे ये अगला है, थोड़ा बॉक्स बता दीजिए मुझे शुरू से, साथ साथ बॉक्स भी करते हुए चलते हैं ना, अच्छा रहेगा। बॉक्स ही हैं जो आपको प्री में हेल्प करेंगे। हाँ जी, स्टार्टिंग से हैं। ऊपर से होंगे भाई बॉक्स, ये तो वो है। ये तो हो गया था। आगे ये भी हो गया था, आगे बढ़िए। ये भी मैंने बता दिया था कि इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। आगे थोड़ा छोटा करो। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कुल जल संसाधन का 97.2%, यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर पेरिस, पेरिस में है। विश्व के कुल जल संसाधन का 97.2% समुद्रों में, समुद्री जल के रूप में। अब देखो ना कितना समुद्री जल के रूप में, 2.2% हिम नदियों में बर्फ के रूप में तथा 0.6% भूमिगत तथा धरातल पर मृदु जल के रूप में विद्यमान है। पीने योग्य यही है खाली, एक भूमिगत और एक ये 2.2 हिम नदियों वाला। ग्लेशियर में जो पानी होगा वो कैसा होगा? मीठा होगा। बाकी समुद्र का 97.2% हमारे पीने लायक नहीं है। बना सकते हैं बट है नहीं। इस प्रकार पृथ्वी पर पाए जाने वाले कुल जल का 0.6% भाग ही मानव प्रयोग हेतु मृदु जल के रूप में उपलब्ध है। अब क्योंकि हिम के आइस कैप तो ऊपर है ना, अब कौन जा रहा है वहां लेने? जाओगे क्या?
कि अंटार्कटिका में जा रखे आज पानी लेने और आर्कटिक ओशन में जा रखे, तो वहां तो जा नहीं सकते। तो 0.6% भूमिगत तथा धरातल मृदु जल के कहाँ गए हो, 0.6% भाग ही मानव प्रयोग हेतु मृदु जल के रूप में उपलब्ध है। यह जल दो रूपों में उपलब्ध है, एक तो भूमिगत जल के रूप में जमीन के अंदर तथा दूसरे सतही जल के रूप में जमीन के ऊपर नदियों, झीलों और तालाबों में, नदियों, झीलों और तालाबों में। अब हमारे पूर्वजों ने इन्हें प्रणाम किया, नदियों को क्या किया, प्रणाम किया, इनकी रक्षा की, है ना। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, गड़बड़ होना शुरू हो गया। हमने इतना पोल्यूशन फैला दिया कि नदी बहने की जगह बजाय क्या करने लगी, खिसक, मतलब जैसे दिल्ली में जाओगे आप तो यमुना बहती नहीं है, सरकती है कि इतना 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 गाद होता है उसमें, इतनी गंदगी होती है ना। तो भूमिगत जल के रूप में इसकी मात्रा 0.59% और सतही जल के रूप में 0.1% ही है। ये नदियां जितनी भी हैं इसको हम क्या मान के चल रहे हैं, 0.1% ही है। इसका नगण्य सा भाग वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में भी मिलता है। समस्त वायुमंडल की जलवाष्प को अगर हम पानी में बदल दें तो एक जो पानी जो होगा, पूरी धरती पर जो पानी होगा वो मतलब कुछ हाइट बताते हैं कि अगर पूरे वायुमंडल की जलवाष्प को क्या कर दें, पानी में बदल दें, तो एक हाइट तक क्या हो जाएगा, धरती पर पानी हो जाएगा। ठीक है। सतही जल का मृदु जल का 97.74% भूमिगत जल के रूप में पृथ्वी की निचली परतों में उपलब्ध है और शेष 2.26% सतही जल के रूप में प्राप्त होता है। सतही जल का 1.47% झीलों में, 0.78% भाग मृदा नमी के रूप में तथा मात्र 0.01% भाग नदियों व धाराओं के रूप में मिलता है। यानी सारी मिट्टी को निचोड़ दोगे अगर तो 0.78% मिलेगा, लेकिन सारी नदियों के जल को 0.01% बताया गया है। सारी नदियों के जल को कितना बताया गया है, 0.01%। इसका मतलब इससे ज्यादा जो पानी है वो मिट्टी की नमी में है। किसमें, मिट्टी की नमी में। और उससे कई ज्यादा जल किसमें है, झीलों के रूप में है। ठीक है। संसार में होने वाली जलापूर्ति का लगभग 95% भाग भूमिगत जल से ही प्राप्त किया जाता है और शेष 5% जलापूर्ति सतही जल अर्थात नदियों, झीलों और नहरों आदि से प्राप्त होता है। आगे अगला बॉक्स दिखाओ भाई। अद्यतन आंकड़ों के अनुसार विश्व में केवल 75% शहरी, 40% ग्रामीण क्षेत्रों में ही स्वच्छ पेयजल उपलब्ध है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत को पानी की गुणवत्ता और उपलब्धता के मानकों के आधार पर 120वां स्थान दिया है। हमारे देश के 38% शहरों में और 82% गांवों में पानी को शुद्ध करने तक की व्यवस्था नहीं है, है ना। जो टंकी बन गई गांव में वो बन गई, वो कितने सालों बाद साफ होगी कुछ नहीं कहा जा सकता। उसमें ब्लीचिंग कब पड़ेगा कुछ नहीं कहा जा सकता। इवन शहरों में कब कब ब्लीचिंग डालते हैं खुद देखना आप कि आखिरी बार पानी जब आप पी रहे थे तो ब्लीचिंग की स्मेल कब आई थी, तो इसका मतलब टंकी तब साफ की गई थी। ब्लीचिंग से ही तो करते हैं, टंकी के अंदर उतर के तो कर नहीं सकते। वैसे तो मशीनें होती होंगी जो साफ करती होंगी, बट यहाँ का जो कंसेप्ट है कि ब्लीचिंग डाल दो, बोरे डाल दो, तो क्या हो जाएगा, जो काई वाई है वो सब क्या हो जाएगी। पर फिर भी WHO बोल रहा है कि जो ये जो सरकारी पानी है ये सही होता है शरीर के लिए, है ना। वो बीच में कंसेप्ट चला था RO वगैरह ये सब चीज़ें, तो बोल दिया गया जिसकी किडनी खराब है वो पिए, जो स्वस्थ है वो अपनी इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए सरकारी पानी पिए, सबसे अच्छा होता है। ठीक है। तो हमारे देश में 38% शहरों में और 82% गाँव में पानी को शुद्ध करने तक की व्यवस्था नहीं है। राष्ट्रीय जल संसाधन आयोग के अनुमान के आधार पर जल की ऊंची नीची मांग के परिदृश्य में भारत में जल की कुल आवश्यकता सन 2010 में 700 घन किलोमीटर थी और 2025 में 850 घन किलोमीटर था, 2050 में 1200 घन किलोमीटर होगी। नागपुर स्थित नीरी, ये क्वेश्चन IAS का क्वेश्चन है, नीरी नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, नागपुर में। ऑरेंज कैपिटल है नागपुर, संतरा के अनुसार भारत में उपलब्ध कुल जल का लगभग 70% भाग दूषित हो चुका है। दूषित कर दिया भाई आप लोगों ने। बड़ों नहीं बोलेंगे मैंने कब किया, है ना, कर दिया।
देश में स्वच्छ जल तक पहुंच सुनिश्चित करना। दरअसल क्या है, हर जगह सीमेंटेड हो गया। जब आपने हर जगह सीमेंटेड कर दिया, आंगन चौक कहीं पर आपने पानी के समाने की जगह ही नहीं रखी, हर जगह आपने क्या कर दिया, बिछा दिया, तो जब बारिश का पानी होगा नीचे कैसे जाएगा, और जो ग्राउंड वाटर होगा वो उसकी मात्रा कम होगी। जब जमीन पानी सोखेगी नहीं तो क्या होगा, ग्राउंड वाटर कम होगा। और जितना भी पोल्यूशन आपने कूड़े के ढेर जो लगा रखे हैं, इस पर जब बारिश होगी तो पानी कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, है ना। जितनी भी खेती में फर्टिलाइजर यूज कर रहे कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। नीचे जाएगा तो क्या होगा, वो पानी कार्सिनोजेनिक होगा। ऐसे ही थोड़ा पंजाब में एक क्षेत्र में एक ट्रेन लगाई गई, कैंसर ट्रेन बोलते हैं उसको, बच्चे और महिलाएं कैंसर पीड़ित हैं। कारण क्या है, ग्राउंड वाटर। बंगाल में हैंडपंप पर लाल रंग लगाया गया कि भैया पीना मत इस पानी को, इसमें बड़ी दिक्कत है, नहा लो। पहले तो नहाओ भी मत, हम तो उत्तराखंड के लोग नहाए भी ना ऐसे पानी से, पीना तो दूर की बात है। ठीक है, तो यह घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 28 जुलाई 2010 को की। कौन सी, स्वच्छता प्रणाली तक पहुंच को भी इसमें शामिल किया गया। यह घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 28 जुलाई 2010 को, नहीं ये है, देश में स्वच्छ जल तक पहुंच सुनिश्चित करने को मौलिक मानवाधिकार के अंतर्गत लाने की घोषणा की गई है। साथ ही स्वच्छता प्रणाली तक पहुंच को भी इसमें शामिल किया गया है। यह घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 28 जुलाई 2010 को की। इस हेतु 194 सदस्यीय यूएनए महासभा में बोलीविया द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया, जिसे 221 वोटों के समर्थन से पारित किया गया। यह प्रस्ताव बोलीविया के अतिरिक्त 33 देशों द्वारा हस्ताक्षरित है। ध्यातव्य है कि स्वच्छ जल मानवीय आवश्यकता है, पर पूरे विश्व में 88.4 करोड़ लोग इस आवश्यकता से वंचित हैं। इस प्रकार स्वच्छता तक विश्व की 40% आबादी की पहुंच नहीं है। स्वच्छता बहुत जरूरी है, इसीलिए बोलता हूं भाई, क्या स्वच्छता, आगे बढ़ो। भारत की सबसे पुरानी, ये कर लिया था हमने, सिद्रपोंग इंदिरा गांधी कैनाल, ये हो गया था। आगे निचली गंगा नहर, ये कर दिया था, नरौरा, बुलंदशहर परमाणु विद्युत गृह। पेयजल में आर्सेनिक, यहां से पढ़ना था हमने। पेयजल में आर्सेनिक की अधिकता की समस्या से ग्रस्त क्षेत्र है गंगा का मैदानी भाग। आर्सेनिक पोल्यूशन बोलते हैं, आर्सेनिक पोल्यूशन। ग्राउंड वाटर जो है उसमें आर्सेनिक चला गया है। भूजल न्यूज नामक त्रैमासिक पत्रिका कौन सी संस्था प्रकाशित करती है? केंद्रीय भूजल बोर्ड। केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा एक पत्रिका प्रकाशित की जाती है, भूजल न्यूज। एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, योजना कुरुक्षेत्र कौन प्रकाशित करता है? तो आज जाके देखना, मैगजीन लेना, उसके पीछे देखना कि उसको प्रकाशित करना मतलब कौन प्रकाशित करता है, कौन सा मंत्रालय, कौन सा विभाग, है ना। तो बहुत पहले, आज नहीं, तब आप पैदा नहीं हुए थे, 20, 21, 22 साल पहले पूछ चुका हो। क्षेत्रफल की दृष्टि से कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? मध्य प्रदेश में। देश में शुद्ध सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र किस राज्य का है? क्रमशः उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 143 लाख हेक्टेयर, मध्य प्रदेश में 95 लाख हेक्टेयर। जल संसाधनों के विकास की सर्वोच्च तकनीक संस्था कौन सी है? केंद्रीय जल आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट। कृषि संगणना 2010-11 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग नलकूपों द्वारा सींचा जाता था? यानी नलकूपों से ज्यादा सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश में, 72.17%, 72.17%, जबकि 19.44% नहर, 7.32% कुआं और 0.75% तालाब द्वारा सींचा जाता है। भारत में तालाब, वाटर टैंक्स द्वारा सिंचित 2 शीर्ष राज्य कौन से हैं? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। जहां वर्षा कम होगी तो वहां तालाब होंगे, है ना। भारत में नलकूप द्वारा सिंचित शीर्ष 2 राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश और राजस्थान। शिव समुद्र जलप्रपात अवस्थित है कावेरी नदी पर, बिहार पीसीएस 2000। आगे दिखाओ। दामोदर किसकी सहायक नदी है? हुगली की। छोटा नागपुर का शोक, बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दामोदर को। स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना।
दामोदर नदी घाटी परियोजना यूएसए की किस नदी घाटी परियोजना के आधार पर बनाई गई थी? टेनेसी नदी घाटी। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना किस राज्यों की संयुक्त परियोजना है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। जपना है, क्या करना है? रटने का शब्द बदल दो, उसको बोलो जपना है। जपोगे तो बस, है ना। रिहंद किसकी सहायक नदी है? सोन। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर, सोनभद्र। सोनभद्र जिला। ओबरा बांध किस नदी पर बनाया गया? रिहंद नदी पर। ओबरा। आगे कर लोगे ना ऐसे? भाई ये करना है, ये किताब पढ़ लो ढंग से, भला होगा। हो गया जी।